बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम रिसर्च के इस लेक्चर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। हमने जैसा कि स्टार्ट किया हुआ था, इससे पहले रिसर्च प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, लेकिन मैं हल्का सा इस लेक्चर में भी टच करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फोर्थ स्टेज पे हैं। इस वक्त हम इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह हम सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे। जो स्टार्ट है, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। इसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, मेथड्स हैं कि आप अपना ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप इंडस्ट्री में हो तो ज़ाहिर बात है कि आप यहाँ काम कर रहे हो या यहाँ जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप रिसर्च करना चाह रहे हो वो आपको बताएंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम है, तो वहाँ से आप खुद ब खुद आपका स्टार्ट हो जाता है। या अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी मेंबर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर फाइनेंस है तो जाहिर बात है आप मोस्टली फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करेंगे। अगर एचआर है तो एचआर से रिलेटेड करेंगे। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च करेंगे। वट एवर द एरिया ऑफ सब्जेक्ट, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज योर्स, आप ऑब्वियसली उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे काम करना चाहेंगे। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक रिसर्च है और एक अप्लाइड रिसर्च है, और अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो अप्लाइड रिसर्च करेंगे। अगर आप एकेडमिया में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप बेसिक रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो उसमें आप अपने एरिया को देखते हुए, और फिर अगर फाइनेंस है तो उसमें आप फर्दर सब टॉपिक की तरफ ज़ाहिर बात है जाएंगे, क्योंकि जब रिसर्च आप करते हैं तो वो आप एक सिंपल एक टॉपिक पे कर रहे होते हैं। एक उसका एक टाइटल होता है, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मिक्स होता है, और भी कुछ टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो उस पे आप बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि आप जब टॉपिक को फर्दर आप देखो, फाइनेंस में फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है, मैं कह सकता हूँ कि मेरा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, मैं कह सकता हूँ मेरा पोर्टफोलियो है, या अगर मैं थोड़ा अकाउंटिंग की तरफ जाता हूँ तो हो सकता है मैं कहता हूँ कि मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो कोई भी टॉपिक होगा तो उससे रिलेटेड मैं इस लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह थोड़े से टिप्स भी दूंगा कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में मसला नहीं होना चाहिए, आपको अपना ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करने में मसला नहीं होना चाहिए। और जब आप एक दफ़ा ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिसर्च के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि सर आप हमें टॉपिक बता दें, सर आप हमें टॉपिक बता दें, हम किस पे रिसर्च करें, तो हम रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, तो हम रिसर्च करेंगे। ऐसे नहीं होता। जब भी आपको टॉपिक सर्च करना पड़े, अगर आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप किसी और को कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना काम किसी और को बता रहे हैं। अगर मुझे आप कह रहे हैं तो मेरे पास, मैंने जब एक टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो मुझे भी बिल्कुल बिगिनिंग से वो काम करना पड़ेगा, वो एरिया में जाना पड़ेगा और वहां पे मैंने लिटरेचर को खंगालना पड़ेगा, लिटरेचर को देखना पड़ेगा। तो सबसे आसान काम है कि जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसमें सीधा गूगल स्कॉलर में जाएं, आप गूगल में जाएं, आप किसी अपने जो पसंद के जर्नल्स हैं उनमें जाएं। अगर जर्नल्स में सर्च करने का तरीका नहीं पता तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि वेब ऑफ साइंस से आप कर सकते हैं, स्कोपस से कर सकते हैं, एचजेआरएस से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जर्नल पे की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर कुछ जर्नल्स जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते तो ओपन एक्सेस जर्नल्स पे कैसे सर्च कर सकते हैं, तो वो सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं और मैं बता चुका हूं। उम्मीद है आपको पता होगा कि आप कैसे एक रिसर्च पेपर सर्च करते हैं। तो अगर आपने रिसेंट रिसर्च पेपर सर्च किया और आपको आइडिया वहां से मिल गया, तो उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे कि अच्छा, इसके मेरे पास सेकंड जो स्टेप होगा कि डेटा गैदर कर सकते हैं, उसमें इंटरव्यू करने हैं, उसमें लिटरेचर सर्वे करना है, उसमें डिस्कशन करना है अपने रिसर्च ग्रुप के साथ कि इस टॉपिक में मैंने काम करना है, करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आप प्रॉब्लम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। देखो, ये एक बात जो कि अक्सर समझी जाती है कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर टॉपिक में, हर एरिया में रिसर्च गैप है। बस उसको जानने, उसको समझने और फिर उसको राइट अप में लाने की जरूरत है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया, किसी पे भी परफेक्शन नहीं है। मेरी मेरी मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एरिया में, किसी भी रिसर्च टॉपिक पे परफेक्शन नहीं है। आप किसी भी एरिया में जाएं तो उसमें काम की गुंजाइश है, उसमें रिसर्च करने की गुंजाइश है, उसको एक्सटेंड करने की गुंजाइश है।
तो जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये जरूरी नहीं कि आपका बिल्कुल पहली दफा हो जाए, आप एक आइडिया और एक स्केच बना लेते हैं, उसके बाद उस पर काम करते रहते हैं, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में मैं थोड़ी देर में, ये आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और वेरिएबल्स के बारे में होगा। उसके बाद जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे जनरेशन होती है। फिर साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है, सैम्पलिंग है, डेटा कलेक्शन है, फिर डेटा एनालिसिस है, और फिर डेटा एनालिसिस के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन है, और उसके बाद आप फिर हाइपोथेसिस के आपके प्रूफ होते हैं या प्रूफ नहीं होते, रिसर्च क्वेश्चन आपके आंसर होते हैं या नहीं होते। अगर आंसर होते हैं तो आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं, या फिर अगर आप, ये अप्लाइड की बात हो रही है, और अगर आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर नो होता है तो इनमें से किसी भी स्टेप्स के ऊपर आप आके दोबारा से पूरा प्रोसेस करते हैं। हो सकता है आप प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग पे आ जाएं या ब्रॉड एरिया पे आ जाएं, फिर डेफिनेशन और फिर थ्योरेटिकल, और फिर पूरे ये स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं। ये तो बेसिक स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के। तो बेसिक रिसर्च ये है, आप कह सकते हैं कि एक लेक्चर में रिसर्च, ये रिसर्च है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या है, वेरिएबल क्या है, एनालिसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, डिजाइन क्या है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है वेरिएबल्स को लेके, और वो वेरिएबल ऑब्वियसली आप कहाँ से लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे लिटरेचर से, लिटरेचर के सर्वे से, और उनको डायग्रामेटिकली आप उनको उस रिलेशनशिप को शो करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मॉडल यहाँ पे दिखाऊंगा। आप इससे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, इससे सिंपल भी हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगा। ये सिलेक्शन ऑफ इस्लामिक होम फाइनेंसिंग है। तो सिलेक्शन ऑफ इस्लामिक होम फाइनेंसिंग को कौन कौन से वेरिएबल, सर्विस क्वालिटी, प्राइसिंग, लेवल ऑफ नॉलेज, एडवर्टीजमेंट, बैंक रेपुटेशन, प्रोडक्ट चॉइस, शरिया कंप्लायंस। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमें कहां से पता चलेगा, ये ऑब्वियसली जैसा कि हम वहां कह रहे थे कि ये लिटरेचर से पता चलेगा। अब जब आप लिटरेचर में जाएंगे और लिटरेचर से सर्च करेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं, और कौन से कंट्रोल वेरिएबल यूज करने चाहिए, कौन सा मॉडरेटर वेरिएबल यूज करना चाहिए, कौन सा मीडिएटिंग वेरिएबल यूज करना चाहिए, तो ये बेसिकली आपको फ्रॉम लिटरेचर सर्वे से आपको पता चलेगा, और फिर आप उसको डायग्रामेटिकली उसको शो करेंगे। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हेल्प्स अ रिसर्चर टू डेवलप हाइपोथेसिस which are then tested through appropriate statistical analysis। तो उसको फिर statistical analysis के थ्रू आप उनको टेस्ट करेंगे। और ये एक कंसेप्चुअल फाउंडेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ द रिसर्च को प्रोसीड करने के लिए आपको एक कंसेप्चुअल फाउंडेशन देंगे जो कि बेसिकली लिटरेचर पे बेस कर रहा होगा। आप याद रखें एक बात कि जब भी हम बात करेंगे हम लिटरेचर की बात करेंगे। आप टॉपिक सर्च करना है लिटरेचर से करना है, गैप सर्च करना है लिटरेचर से सर्च करना है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करना है लिटरेचर से डेवलप होगा, वेरिएबल का रिलेशनशिप लिटरेचर से होगा, वेरिएबल का डाटा कहां से कलेक्ट किया जा सकता है कैसे, लिटरेचर से होगा, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे लिटरेचर से होगा। तो लिटरेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिसर्च में। रिसर्च मीन इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन लिटरेचर। तो कैसे लिटरेचर पे डिपेंड करेगा, कैसे हम इसको करेंगे, ये चीज समझने की जरूरी है। एंटायर रिसर्च रेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे तो जाहिर बात है आपका सारा काम आगे उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बेस कर रहा होगा। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमने वेरिएबल की बात की, इसमें किस किस किस्म के वेरिएबल हो सकते हैं, हम एक जनरल ओवरव्यू देंगे इस लेक्चर में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल में हर वेरिएबल को डिस्कस भी करते रहेंगे, और उसके यूज और इसके इस्तेमाल और उसको हम कैसे देखेंगे ये भी हम इंशाल्लाह देखते रहेंगे। वेरिएबल आर द फैक्टर्स दैट चेंज विद द टाइम एंड सिचुएशन। वेरिएबल में आप वो फैक्टर है जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि वेरिएबल से फॉर एग्जांपल इनकम एक वेरिएबल है। तो मेरा इनकम, आपका इनकम, दूसरे का इनकम, तीसरे का इनकम, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इनकम का इम्पैक्ट देख रहे हैं, इनकम का एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट है, तो सारे इंडिविजुअल्स का इनकम कर लेंगे
और वो वेरिएबल इनकम का नाम वेरिएबल का होगा ABCD, वो उनकी इनकम को रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके एक्सपेंसेस देखेंगे ABCD के, तो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम का इम्पैक्ट देखेंगे एक्सपेंस पे, तो इनकम भी एक वेरिएबल हो गया, एक्सपेंस भी वेरिएबल हो गया। यहाँ जैसा कि प्रोडक्शन यूनिट, एब्सेंटीजियम और मोटिवेशन एटसेट्रा, तो ये सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली आप जब उसको उसमें वैल्यूज लेने के लिए यूज करते हैं उसको, वो फैक्टर हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन हम आगे चलकर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। जो मेन टाइप हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है, मीडिएटिंग वेरिएबल है और कंट्रोल वेरिएबल है। तो थोड़ा थोड़ा हम हर एक वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, और ताकि हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारे जहन में उसका खाका मुकम्मल तौर से बन जाए, और फिर हम इंशाल्लाह अपने रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली वो प्राइमरी इंटरेस्ट टू द रिसर्चर होता है, इज ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। क्या मतलब? द गोल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसमें हम जानना चाह रहे हैं, जिस पे हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे लोगों का एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है हम इनकम के हैं, जॉब नेचर के हैं, एरिया ऑफ लिविंग के हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह से जिस वेरिएबल में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल इन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वे। हो सकता है कि वो उसको इम्पैक्ट ही ना करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा या इम्पैक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हमारा मेन इंटरेस्ट का वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट, जैसा कि नाम से बता रहा है कि इंडिपेंडेंट है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा हो। इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। The variance in the dependent variable is accounted for by the independent variable। तो हम ये कहते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से या इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना इफेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये हम आगे चलकर मॉडल में भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सिंपलेस्ट मॉडल होता है उसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक वेरिएबल का इम्पैक्ट हम दूसरे पे देख रहे होते हैं, जिस पे इम्पैक्ट देख रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका इम्पैक्ट देख रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ा सिंपल। और उसके बाद एग्जांपल्स में जैसे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन पाकिस्तान एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। सेविंग का इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट सेविंग पे कितना होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना कितना सेविंग होगा। इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट हम किस पे देख रहे हैं? सेविंग पे देख रहे हैं। तो सेविंग डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम देखें डू इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट इफेक्ट स्टॉक रिटर्न पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, इनका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक रिटर्न पे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक रिटर्न कम होता है या ज्यादा होता है। इसी तरह एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो स्टॉक रिटर्न बढ़ता है या कम होता है। तो हम बेसिकली हमारा इंटरेस्ट का वेरिएबल कौन सा है? स्टॉक रिटर्न। तो हम इम्पैक्ट किस किस का देख रहे हैं? इंटरेस्ट रेट का देख रहे हैं और एक्सचेंज रेट का देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल है इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। उसके बाद हम देखेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल। द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल मॉडिफाइज द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान इनके ओरिजिनल रिलेशनशिप को मॉडिफाई करता है, उस पर इंपैक्ट करता है। द term moderating variable refers to a variable that can strengthen, diminish, negate or otherwise alter the association between independent and dependent variable। तो dependent और independent variable के दरमियान उस रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करता है या कम करता है। तो वो बेसिकली उसको जिस तरह मॉडरेटिंग वर्ड बता रहा है कि उसको मॉडरेट करता है उस रिलेशनशिप को। तो कितना मॉडरेट करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, नहीं करता है, ये तो स्टडी से ही पता चलेगा। लेकिन बेसिकली हम मॉडरेटिंग वेरिएबल जब यूज करते हैं
तो अगर हम एग्जांपल को देख लें कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ अगर हम ट्रेनिंग को इंक्लूड करें, ट्रेनिंग को शामिल करें कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो कस्टमर को ज्यादा, हम एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर पॉजिटिव होगा ट्रेनिंग को एज ए मॉडरेटर यूज करते हुए। तो मॉडरेटर जो है उस रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रेनिंग इज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो ट्रेनिंग उसको मॉडरेट करेगा, मॉडरेट का मतलब पॉजिटिवली मॉडरेट करेगा, उसको इंप्रूव करेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। तो ये हो गया मॉडरेटिंग वेरिएबल। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मॉडरेटिंग वेरिएबल की, वर्क डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वर्क डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो है वो उसको मॉडरेट करेंगे। देखो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी है वर्कफोर्स में तो हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस ना बने। तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को थ्रू वर्क डाइवर्सिटी जरूरी है कि मैनेजरियल एक्सपर्टीज को यूज किया जाए। आगे चलकर मैं आपको मीडिएटिंग रोल में भी इस एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि मीडिएटिंग रोल जब आता है तो वो मैनेजरियल एक्सपर्टीज क्या करता है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को सिनर्जी के थ्रू इंप्रूव करता है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है वो मीडिएटिंग वेरिएबल, इसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल facilitates a better understanding of relationship between the independent and dependent variable। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को समझने के लिए कि ये रिलेशनशिप उसको उस रिलेशनशिप को बीइंग में लाता है। एब्सेंस ऑफ दिस वेरिएबल फिनिश or limits the impact of independent variable and dependent variable। तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस रिलेशनशिप को जाहिर करता है और उस रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करता है मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल के एग्जांपल को हम देखते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल इज क्रिएटिंग सिनर्जी। तो ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे थ्रू क्रिएटिंग सिनर्जी। तो सिनर्जी कैसे क्रिएट होती है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के थ्रू सिनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, तो इस यहाँ पे देखो एक मॉडरेटिंग रोल की जरूरत महसूस हो रही है कि वर्कफोर्स के थ्रू सिनर्जी कैसे पॉसिबल है, वो मैनेजरियल एक्सपर्टीज के थ्रू। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से मैनेजरियल एक्सपर्टीज के थ्रू सिनर्जी क्रिएट होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है। Workforce diversity influence the organizational effectiveness. Managerial expertise is the moderating variable and intervening variable is creating synergy। तो ये पूरा एक मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक और वेरिएबल की टाइप है जिसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स के डिफरेंट रिसर्च में डिफरेंट पर्पसेस हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, एसेंशियली ये कंट्रोल वेरिएबल इज व्हाट इज केप्ट सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एंड इट इज नॉट प्राइमरी कंसर्न ऑफ द एक्सपेरिमेंट आउटकम। ये तो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि जब भी हम रिसर्च में कंट्रोल वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, वो हमारे प्राइमरी कंसर्न का वेरिएबल नहीं होता। आगे चलकर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, लेकिन एनी चेंजेस इन द कंट्रोल वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट वुड इनवैलिडेट द कोरिलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दस स्क्यूइंग द रिजल्ट्स। तो वो उसको चेंज नहीं करना होता। ये तो बेसिकली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि लाइट को कंट्रोल करना है और हीट को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो ये कंट्रोल वेरिएबल। इसके अलावा भी हमारे सोशल साइंसेज में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, से फॉर एग्जांपल हम देख रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट फर्म परफॉर्मेंस पे क्या है, तो हम ये भी देखते हैं कि सेल्स कम है या ज्यादा है, कंपनी का साइज कितना है,
कंपनी में रिस्क कितना है। अब ये जो वेरिएबल जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो सिर्फ इंटरेस्टेड है कारपोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट फर्म परफॉर्मेंस पे। लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो फर्म परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं। बड़ी फर्म है, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है, छोटा फर्म है परफॉर्मेंस कम है, सेल्स ज्यादा है कम है, परफॉर्मेंस कम ज्यादा होता है। तो वो वेरिएबल जो हमारे प्राइमरी कंसर्न के नहीं है लेकिन हमें कंफर्म पता है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं, हम उनको एनालिसिस करते हैं, तो इसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। तो बेसिक पर्पस हमारे इस लेक्चर का यही था। एक तो जैसा कि हमने थोड़ा सा प्रोसेस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस किया। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम डायग्रामेटिकली हम अपने मॉडल को प्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर। लिटरेचर को देख के हम एक मॉडल डेवलप करते हैं और वो हमारा कंसेप्चुअल मॉडल बन जाता है और उसको लेके हम आगे चलते हैं। उसमें वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंडेंट तो ऑब्वियसली मस्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बगैर मॉडल नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट के बगैर भी मॉडल नहीं बनेगा, लेकिन उसके अलावा के वेरिएबल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि हमारा मॉडल बन नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। ये एग्जांपल जो मैंने दिखाया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके अलावा हम मीडिएटिंग भी यूज करते हैं, मॉडरेटिंग भी कभी कभी यूज करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल भी कभी कभी यूज करते हैं। किस किस स्टडी में, किस किस टाइप की स्टडी में कौन कौन से वेरिएबल हम कब कब यूज करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करते रहेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस को कैसे डेवलप किया जाता है, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का मकसद क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पूरे रिसर्च के पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इससे लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।